जय हिंद। ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी ऋग्वेदिक आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में। ऋग्वेदिक टाइम्स के दौरान इकोनॉमी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे ऋग्वेदिक रिलीजन के बारे में। ऋग्वेदिक टाइम्स के दौरान रिलीजन की कहानी क्या रही, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में। और जब बात होती है ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में, तो ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी हुआ करती थी, ये बेसिकली एक पास्टरल सोसाइटी हुआ करती थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी एक पास्टरल सोसाइटी होती थी। इसका मतलब क्या है? ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, ये रूरल इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती थी। ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, ये लाइव स्टॉक के इर्द गिर्द घूमती थी। ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, इसमें कैटल रियरिंग डोमिनेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। कैटल का पालन पोषण, कैटल रियरिंग डोमिनेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। इस ऋग्वेदिक सोसाइटी में वेल्थ को मेजर करने के लिए चीफ एलिमेंट के तौर पे कैटल को देखा जाता था। जिसके पास में जितनी ज्यादा कैटल, उसको उतना ज्यादा वेल्दी कंसीडर किया जाता था। इनफैक्ट इस ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो वेल्दी मैन होते थे, जो रईस लोग होते थे, उनको गौमत बुलाया जाता था। वेल्दी मैन को क्या बुलाया जाता था? वेल्दी मैन को गौमत बुलाया जाता था। और गौमत का मतलब वन हु ओन्ड मैनी कैटल। जिसके पास में जितनी ज्यादा कैटल होती थी, उसको उतना ज्यादा वेल्दी कंसीडर किया जाता था। और जो वेल्दी मैन होते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको गौमत बुलाया जाता था। इस ऋग्वेदिक सोसाइटी में बहुत सारे वर्ड जो हैं वो डिराइव किए गए हैं गौ वर्ड से। और गौ का लिटरल मीनिंग क्या होता है? गौ का लिटरल मीनिंग होता है काउ, विच मीन्स कि कैटल या फिर ये कहें कि काउ बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इस ऋग्वेदिक सोसाइटी में। और इसकी इंपॉर्टेंस हमें बार बार दिखाई दे रही है। इनफैक्ट काउ की इंपॉर्टेंस इस चीज से भी दिखाई देती है कि जो प्रीस्ट होते थे, उन प्रीस्ट को डोनेशन के तौर पे भी ज्यादातर काउस दी जाती थी। तो काउस को डोनेशन के तौर पे भी दिया जाता था। मेनली काउस दी जाती थी, लेकिन कभी कभार विमेन स्लेव्स को भी डोनेशन के तौर पे दिया जाता था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डोनेशन के तौर पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंड को नहीं दिया जाता था। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि लैंड भी डोनेशन के तौर पे दी जाएगी। लेकिन ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैटल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है काउ। तो डोनेशन के तौर पे भी काउस दी जाती थी, ज्यादातर काउस दी जाती थी, लेकिन कभी कभार विमेन स्लेव्स को भी डोनेशन के तौर पे दिया जाता था। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंड को डोनेशन के तौर पे नहीं दिया जाता था। ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी हुआ करती थी, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स ना के बराबर देखने को मिलती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स का नेग्लिजिबल एविडेंस देखने को मिलता है इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। और ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी हुआ करती थी, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। इनफैक्ट जो भी और जितने भी रिसोर्सेज हुआ करते थे, उनको पूरा का पूरा क्लेम मिल के एंजॉय करता था, मिल के यूज किया करता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, ये कैसी सोसाइटी हुआ करती थी? ये पास्टरल सोसाइटी हुआ करती थी। इस ऋग्वेदिक सोसाइटी में कैटल रियरिंग जो है वो डोमिनेंट एक्टिविटी होती थी। वेल्थ को मेजर करने के लिए चीफ एलिमेंट के तौर पे कैटल को देखा जाता था। इनफैक्ट जो वेल्दी मैन होते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको गौमत बुलाया जाता था। डोनेशन के तौर पे भी मेनली काउस को दिया जाता था। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डोनेशन के तौर पे लैंड नहीं दी जाती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में ना के बराबर देखने को मिलती थी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है, इसमें करेंसी की एक यूनिट चलती थी। और वो जो यूनिट ऑफ करेंसी है, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको निष्क बुलाया जाता था। यूनिट ऑफ करेंसी को क्या बुलाया जाता था? निष्क बुलाया जाता था। और ये जो निष्क है, ये गोल्ड की बनी हुई होती थी।
तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ करेंसी को क्या बुलाया जाता था? निष्क बुलाया जाता था। अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो ना के बराबर देखने को मिलता था इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। जो थोड़ा बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलता था वो चलता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। और काव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू होती थी। काव जो है वॉज द इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू। ये अब तक हमें समझ में आता है। ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है इसमें कोई भी रेगुलर रेवेन्यू का सिस्टम देखने को भी नहीं मिलता था। इनफैक्ट इससे पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर का कोई भी जिक्र इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता है। तो सवाल आता है कि ये जो इकोनॉमी है ये चलती कैसे थी? ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है ये चलती थी वॉलेंटरी ट्रिब्यूट्स के थ्रू। जो लोग होते थे वो अपने चीफ को, वो अपने राजन को वॉलेंटरी ट्रिब्यूट्स दिया करते थे। और ये जो वॉलेंटरी ट्रिब्यूट्स हुआ करती थी इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बाली बुलाया जाता था। मेनली ये जो इकोनॉमी है ये चलती थी वॉलेंटरी ट्रिब्यूट्स के थ्रू, बाली के थ्रू। और इसके अलावा जो भी बैटल्स लड़ी जाती थी उन बैटल्स में जो भी बाउंटी जीती जाती थी, जो भी पैसे जीते जाते थे, जो भी रिसोर्सेज जीते जाते थे, जो भी कैटल जीती जाती थी, उस बाउंटी से भी ये जो इकोनॉमी है इस इकोनॉमी को मेंटेन किया जाता था। और ये जो भी गिफ्ट्स होते थे, ये जो भी बाउंटी होती थी, इसको एक्सचेंज किया जाता था, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता था, ये पूरे के पूरे ग्रुप के लेवल पे, ये पूरे के पूरे क्लेन के लेवल पे देखने को मिलता था। ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलता था। एग्रीकल्चर कौन सा देखने को मिलता था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलता था। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है होपफुली आपको पता होगा। अगर ब्रीफली बात करें तो मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है इसका कोई छोटा सा एरिया उसको क्लियर आउट किया जाएगा। बेसिकली आग के थ्रू ये जो छोटा सा एरिया है इसमें पेड़ पौधों को जला दिया जाएगा और लैंड को क्लियर आउट कर लिया जाएगा। अब ये जो लैंड है इस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाएगा। जब तक इस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहेगी तब तक एग्रीकल्चर इस लैंड पर होता रहेगा। जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी तो ये जो लैंड है इस लैंड को छोड़ दिया जाएगा और फॉरेस्ट के किसी दूसरे कोने में जाके किसी दूसरी लैंड को क्लियर आउट कर लिया जाएगा। ये होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है इसमें सिर्फ और सिर्फ युवा को मेंशन किया गया है, या फिर ये कहें कि बार्ले को मेंशन किया गया है। ग्रेन्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बार्ले को मेंशन किया गया है। तो ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। जो फील्ड होते थे, जो खेत होते थे, उनको क्षेत्र बुलाया जाता था। फील्ड को या खेत को क्या बुलाया जाता था? क्षेत्र बुलाया जाता था। और जो प्लाविंग होती थी, जो हल लगाना होता था, उसको कृषि बुलाया जाता था। प्लाविंग को क्या बुलाया जाता था? कृषि बुलाया जाता था। और हल लगाने के लिए वुडन प्लाव को यूज किया जाता था। हल लगाने के लिए वुडन प्लाव को यूज किया जाता था। और ये जो वुडन प्लाव होता था इसको क्या बुलाया जाता था? इसको पहला बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? पहला। आम तौर पे ये जो वुडन प्लाव है इसको पहला बुलाया जाता था। पहला के अलावा इसको लंगला भी बुलाया जाता था या इसको सीरा भी बुलाया जाता था। लेकिन मेनली ये जो वुडन प्लाव है इसको क्या बुलाया जाता था? इसको पहला बुलाया जाता था। और एग्रीकल्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट था। ऋग्वेदिक पीपल के लिए जो सबसे बड़े गॉड होते थे वो होते थे भगवान इंद्र। और इंद्र को डिस्क्राइब करते हुए क्या बुलाया गया है? उर्वारा जीत बुलाया गया है। इंद्र को डिस्क्राइब करते हुए क्या बुलाया गया है? उर्वारा जीत बुलाया गया है। और उर्वारा जीत का मतलब क्या होता है? द विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। तो इंद्र को क्या बुलाया गया है? उर्वारा जीत बुलाया गया है। और उर्वारा जीत का मतलब द विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते थे उनके जो गार्डियन डीटी होते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के जो भगवान होते थे, उनको क्या बुलाया गया है? उनको क्षेत्रपति बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? क्षेत्रपति बुलाया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार रिवाइज करते हैं, पूरी पिक्चर को दिमाग में बिठाते हैं। ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है, इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में जो ऋग्वेदिक सोसाइटी देखने को मिलती थी वो कैसी होती थी? वो पास्चल सोसाइटी हुआ करती थी। इस ऋग्वेदिक सोसाइटी में
कैटल रियरिंग डोमिनेंट एक्टिविटी हुआ करती थी और कैटल को वेल्थ के मेजर के तौर पर यूज किया जाता था। जिसके पास में जितनी ज्यादा कैटल होती थी उसको उतना ज्यादा वेल्दी माना जाता था। जो वेल्दी मैन होते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको गौमत बुलाया जाता था। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। डोनेशन के तौर पे भी मेनली काउस दी जाती थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काउस के अलावा कभी कभार विमेन स्लेव्स को भी डोनेशन के तौर पर दिया जाता था। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंड को डोनेशन के तौर पर नहीं दिया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स ना के बराबर देखने को मिलता था और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जो यूनिट ऑफ करेंसी चलती थी उसको क्या बुलाया जाता था? उसको निष्क बुलाया जाता था। और ये जो निष्क है ये गोल्ड की बनी हुई होती थी। कोई भी रेगुलर रेवेन्यू का सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। तो इकोनॉमी कैसे चलती थी? इकोनॉमी चलती थी वॉलेंटरी ट्रिब्यूट्स के थ्रू, जिनको बाली बुलाया जाता था। और बाली के अलावा बैटल में जो बाउंटी जीती जाती थी उसके थ्रू भी इकोनॉमी को मेंटेन किया जाता था। ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्रेन्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ युवा को मेंशन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बार्ले को मेंशन किया गया है। जो फील्ड होते थे, जो खेत होते थे, उनको क्षेत्र बुलाया जाता था। और जो प्लाविंग होती थी, जो हल लगाना होता था, उसको कृषि बुलाया जाता था। और हल लगाने के लिए वुडन प्लाव को यूज किया जाता था। और ये जो वुडन प्लाव होता था इसको पहला या फिर सीरा बुलाया जाता था। इंद्र भगवान को डिस्क्राइब करते हुए क्या बुलाया गया है? उर्वारा जीत बुलाया गया है। उर्वारा जीत का मतलब विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। और जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स के गार्डियन डीटी हुआ करते थे उनको क्षेत्रपति बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? क्षेत्रपति बुलाया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, एक टर्म और देखने को मिलता था, आयाज। ये जो टर्म है आयाज, इसको यूज किया जाता था कॉपर के लिए या फिर ब्रॉन्ज के लिए। ये जो टर्म है आयाज, इसको मेनली कॉपर के लिए यूज किया जाता था, लेकिन कभी कभार ब्रॉन्ज के लिए भी आया टर्म को यूज किया जाता था। आयरन देखने को नहीं मिलता था। ये जो ऋग्वेदिक पीपल हैं ये आयरन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे। तो ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट जो भी मेटलर्जिकल एक्टिविटीज हैं उनका रेफरेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। हाँ, क्राफ्ट खूब सारी देखने को मिलती थी, जैसे कार्ट मेकिंग देखने को मिलती थी, कारपेंटरी देखने को मिलती थी, टैनिंग वगैरह जो स्किन टैनिंग की जाती है वो देखने को मिलती थी, सुइंग देखने को मिलती थी, वीविंग देखने को मिलती थी। क्राफ्ट खूब सारी देखने को मिलती थी इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। जो चैरियट मेकर्स हुआ करते थे उनको इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में स्पेशल स्टेटस दिया गया था। चैरियट मेकर्स जो हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बिकॉज चैरियट रेसिंग जो है वो बहुत पॉपुलर होती थी, डाइस गैम्बलिंग जो है वो बहुत पॉपुलर होती थी, और हॉर्स चैरियट्स को वॉर्स में यूज किया जाता था। तो ये जो चैरियट मेकर्स हुआ करते थे इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। और ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है इसमें मेनली बुलक कार्ट्स को यूज किया जाता था, या फिर हॉर्सेस को यूज किया जाता था, या हॉर्स चैरियट्स को यूज किया जाता था। इनफैक्ट ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है इसमें सी के, समुद्र के भी रेफरेंस देखने को मिलते हैं और नाव, बोट के भी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो ऋग्वेदिक पीपल हैं इनको नाव की जानकारी थी, इनको समुद्र की भी जानकारी थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से, इंद्र को डिस्क्राइब करते हुए क्या बुलाया गया है? उर्वारा जीत बुलाया गया है। उर्वारा जीत का मतलब विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। और एग्रीकल्चरल फील्ड्स के जो गार्डियन डीटी हुआ करते थे उनको क्या बुलाया गया है? उनको क्षेत्रपति बुलाया गया है। एक टर्म और देखने को मिलता है, आयास। और ये जो आयास टर्म है ये यूज किया जाता था कॉपर के लिए, ये यूज किया जाता था ब्रॉन्ज के लिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आयरन टेक्नोलॉजी का यूज देखने को नहीं मिलता इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। क्राफ्ट बहुत सारी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे चैरियट मेकर्स। और ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स को यूज किया जाता था, हॉर्सेस को यूज किया जाता था, और हॉर्स चैरियट्स को यूज किया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को,
जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपीबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ऋग्वेदिक इकोनॉमी की कहानी क्या है वो होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है ऋग्वेदिक रिलीजन के बारे में। ऋग्वेदिक रिलीजन की कहानी क्या रही? देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, इसमें ना तो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और ना ही आइडल वर्शिप देखने को मिलती है। टेम्पल्स और आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है। ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, इसमें नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म देखने को मिलता है, नेचर वर्शिप देखने को मिलती है। नेचुरल फोर्सेस को, जैसे विंड को, रेन को, वाटर को, उनको वर्शिप किया जाता था। टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं, आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, नेचर को वर्शिप किया जाता था। और ये जितनी भी वर्शिप हुआ करती थी, ये ओपन एयर में होती थी, यजनास किए जाते थे या यज्ञ किए जाते थे बड़े बड़े। जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें मीट ईटिंग के बारे में भी बात की गई है। बेसिकली ये जो वैदिक पीपल हुआ करते थे, ये मीट खाया करते थे, उसकी भी जानकारी मिलती है। एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में भी वैदिक टेक्स्ट में बात की गई है, लेकिन काऊ को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता था। काऊ को अघन्य कंसिडर किया जाता था। अघन्य का मतलब ऐसा जानवर जिसको मारा नहीं जा सकता है। तो काऊ को सेक्रेड कंसिडर किया जाता था, अघन्य कंसिडर किया जाता था। लेकिन काऊ के अलावा बाकी एनिमल सेक्रीफाइसेस भी वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो ऋग वैदिक एज है, इसमें हीनोथिज्म देखने को मिलता है या कैथियोनिथिज्म देखने को मिलता है। हीनोथिज्म का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई गॉड सुप्रीम हो जाएंगे और किसी इवेंट में कोई दूसरे गॉड सुप्रीम हो जाएंगे। अल्टीमेट कोई एक गॉड सुप्रीम नहीं है, तो हीनोथिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है। रिचुअल्स और सेरेमनीज जो हैं वो बेहद सिंपल हुआ करती थी। रिचुअल्स और सेरेमनीज में ना तो कोई रिजिडिटीज देखने को मिलती हैं, ना ही कोई कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं। और ये जो रिचुअल्स और सेरेमनीज देखने को मिलते थे, ये मेनली मटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए देखने को मिलते थे। साल्वेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। मटेरियलिस्टिक गोल्स कि भाई हम बैटल जीत जाएं, या हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, या हमारे पास ज्यादा कैटल आ जाए, ऐसे मटेरियलिस्ट गोल्स के लिए ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो सेरेमनीज हैं, इनको परफॉर्म किया जाता था। इनफैक्ट ये वो दौर है जब प्रीस्टली क्लास के ऊपर ब्राह्मण्स की मोनोपोली नहीं हुआ करती थी, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट प्रीस्टली क्लास में ब्राह्मण्स के साथ साथ 16 अदर कैटेगरीज और देखने को मिलती थी। और प्रीस्टली क्लास का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था इन ऋग्वेदिक लोगों के बीच में। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्राह्मण्स की कोई भी मोनोपोली इस प्रीस्टली क्लास के ऊपर देखने को नहीं मिलती थी। ब्राह्मण्स के साथ साथ 16 अदर कैटेगरीज की प्रीस्टली क्लास भी इस ऋग्वेदिक एज में देखने को मिलती थी। ये जो ऋग्वेदिक एज है, इसमें जो फिलोसफिकल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में देखने को मिलते हैं, बहुत ही नई स्टेज में देखने को मिलते हैं, बहुत ही शुरुआती स्टेज में देखने को मिलते हैं। जो साल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जो सोल का कॉन्सेप्ट है, वो लेटर स्टेजेस में इमर्ज होगा। इनिशियल स्टेजेस में साल्वेशन और सोल के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इन जनरल अगर बात करें तो जो मेल डीटीज हुआ करते थे उनका स्टेटस हायर होता था, उनका स्टेटस फीमेल डीटीज के कंपैरिजन में ऊंचा हुआ करता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, अगर बात करें ऋग्वेदिक रिलीजन के बारे में तो मोटा मोटा 5-6 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते थे, आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती थी, नेचर को ये लोग वर्शिप किया करते थे। जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो मीट ईटिंग के बारे में भी बात करते हैं। जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काऊ को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता था, काऊ को सेक्रेड कंसिडर किया जाता था, काऊ को अघन्य बुलाया जाता था, अघन्य विच कैन नॉट बी किल्ड। हीनोथिज्म के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। जो भी रिचुअल्स हुआ करते थे, जो भी सेरेमनीज हुआ करती थी, वो बड़ी सिंपल होती थी और उनका गोल मटेरियलिस्टिक हुआ करता था। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रीस्टली क्लास हुआ करती थी उसके ऊपर ब्राह्मण्स की मोनोपोली, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता था। जो फिलोसफिकल एलिमेंट्स हुआ करते थे
वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में थे, वो धीरे धीरे बस इमर्ज होने की शुरुआत ही कर रहे थे, नेसेंट स्टेज में थे। साल्वेशन जैसा कॉन्सेप्ट, सोल जैसा कॉन्सेप्ट, ये बहुत लेटर स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। जो मेल डिटीज हुआ करते थे, उनका स्टेटस फीमेल डिटीज के कंपैरिजन में हायर हुआ करता था। सवाल आता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स हुआ करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट होते थे इंद्र। इंद्र जो हैं वो आर्यंस के सबसे बड़े भगवान होते थे। इंद्र के बारे में लगभग 250 हाइम्स देखने को मिलती हैं। और इंद्र को पुरंदर भी बुलाया जाता था। पुरंदर का मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। इंद्र को पुरंदर भी बुलाया जाता था। इंद्र को मगवन भी बुलाया जाता था। मगवन मतलब बाउंटियस, बाउंटियस मतलब ग्रेशियस, तो मगवन भी बुलाया जाता था इंद्र को। और इंद्र को वित्रहन भी बुलाया जाता था। वित्रहन मतलब जो क्योस को खत्म करता है। तो वित्रहन, मगवन या पुरंदर, ये सब किसको बुलाया जाता था? भगवान इंद्र को बुलाया जाता था। भगवान इंद्र जो हैं वो आर्यंस के ग्रेटेस्ट गॉड हुआ करते थे। फिर दूसरे नंबर पे आते थे अग्नि। अग्नि वॉज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। अग्नि नाम से क्लियर है, गॉड ऑफ फायर होते थे। और अग्नि से रिलेटेड लगभग 200 हाइम्स देखने को मिलती हैं। अग्नि जो है वो अर्थ और हेवन के बेटे माने जाते थे। पृथ्वी और स्वर्ग के बेटे माने जाते थे अग्नि। तो अग्नि जो है वो गॉड और मैन के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते थे। भाई धरती और स्वर्ग के बेटे माने जाते थे अग्नि को, तो अग्नि जो है वो गॉड और मैन के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते थे। फिर इसके बाद वरुण। वरुण जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे और ये वाटर के गॉड होते थे। और ऐसा माना जाता था कि वरुण जो है वो ध्यान रखते हैं ऋत का, वो ध्यान रखते हैं कॉस्मिक ऑर्डर का। अगर एथिकली बात करें तो वरुण को उस दौर में सबसे हाईएस्ट लेवल पे माना जाता था गॉड्स में। एथिकल स्टैंडर्ड्स में सबसे ऊंचा रखा जाता था, सबसे ऊपर रखा जाता था वरुण भगवान को। देखो, इंद्र सबसे बड़े भगवान हुआ करते थे आर्यंस के। इंद्र को पुरंदर भी बुलाया जाता था, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी बुलाया जाता था, मगवन भी बुलाया जाता था, बाउंटियस भी बुलाया जाता था और वृत्रहन भी बुलाया जाता था। वो भगवान जो कि क्योस को हरते हैं, जो कि क्योस को खत्म करते हैं। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट भगवान हुआ करते थे अग्नि। अग्नि गॉड ऑफ फायर। अग्नि को अर्थ और हेवन का सन माना जाता था। बेसिकली अग्नि जो है वो गॉड और मैन के बीच में इंटरमीडियरी माने जाते थे। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड होते थे वरुण। और वरुण जो है वो वाटर के गॉड होते थे और ऐसा माना जाता था कि ये कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। फिर एक होते थे यम, नाम से क्लियर है। यम जो है वो लॉर्ड ऑफ डेथ होते थे। फिर एक होते थे रुद्र। रुद्र जो है वो एमोरल आर्चर गॉड होते थे। ऐसा माना जाता था कि रुद्र के जो एरोज हैं वो डिजीजेस लेके आते हैं, वो बीमारी लेकर आते हैं। ये जो रुद्र हैं ये माउंटेन्स में रहते थे। और ये जो रुद्र हैं ऐसा माना जाता था कि जो हीलिंग हर्ब्स होती हैं, जो बीमारियों को सही करने वाली हर्ब्स होती हैं, उनके गार्डियन है रुद्र। रुद्र जो है वो रिजेंबल करते थे ग्रीक गॉड अपोलो को। जो एक अपोलो नाम के ग्रीक गॉड हुए उनको रिजेंबल करते थे रुद्र। और रुद्र को प्रोटो शिवा से आइडेंटिफाई किया जाता था। जो पशुपति महादेव की सील देखने को मिलती थी, उन पशुपति महादेव से आइडेंटिफाई किया जाता था रुद्र को। फिर एक है पुशान। पुशान जो है वो जंगल के राजा हुआ करते थे। जंगल के राजा को क्या बुलाया जाता था? पुशान बुलाया जाता था। पुशान was the god of jungle paths, was the god of herdsmen, was the god of cattle. कैटल का भी भगवान किसे माना जाता था? पुशान को माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ये जो दिन से रात होती है और रात से दिन होता है, ये कौन करता है? ये पुशान करते हैं। फिर एक होते थे सूर्य देव। सूर्य जो है वो दायूस के बेटे माने जाते थे और दायूस जो है उनका काम होता था कि डार्कनेस को हटाओ और लाइट को स्प्रेड करो। तो सूर्य देव ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होते थे। फिर एक सावित्री होती थी और सावित्री को सोलर डिटी माना जाता था। सावित्री को सोलर डिटी माना जाता था। एक गायत्री मंत्र के बारे में आपने सुना होगा। ये जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये थर्ड मंडल में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के
थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ये जो गायत्री मंत्र है ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये सावित्री के लिए लिखा हुआ है। फिर एक है अदिति। अदिति जो है वो गॉडेस ऑफ इटर्निटी है। गॉडेस ऑफ इटर्निटी किसको माना जाता था? अदिति को माना जाता था। और अदिति को मदर ऑफ गॉड्स भी कंसिडर किया जाता था। सभी भगवानों की मदर भी किसे कंसिडर किया जाता था? अदिति। और ऐसा माना जाता था कि ये जो अदिति हैं ये फ्रीडम देती हैं इविल से, ये फ्रीडम देती हैं हार्म से, ये फ्रीडम देती हैं सिकनेस से। सिंपल और इजी सी बातचीत है। सबसे बड़े भगवान आर्यंस के इंद्र, इंद्र को पुरंदर भी बुलाया जाता था, मघवन भी बुलाया जाता था और वृत रहन भी बुलाया जाता था। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड अग्नि, और अग्नि को अर्थ और हेवन का बेटा माना जाता था। इनको गॉड और मैन के बीच में इंटरमीडियरी माना जाता था। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट भगवान वरुण, और वरुण जो है उनको वाटर का गॉड माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि वरुण जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। फिर यम, यम डेथ के गॉड। रुद्र, रुद्र जो है वो एमोरल आर्चर गॉड माने जाते थे। बेसिकली ये माना जाता था कि रुद्र अगर एरो चलाएंगे तो डिजीजेस फैलेंगे। ऐसा माना जाता था कि रुद्र जो है वो हीलिंग हर्ब्स के गार्डियन है। और इनको आइडेंटिफाई किया जाता था एज प्रोटोशिवा। पुशान, पुशान जो है उनको जंगलों का गॉड माना जाता था, कैटल का गॉड माना जाता था। और ये माना जाता था कि ये जो दिन से रात होता है और रात से दिन होती है ये किसकी वजह से होती है? ये पुशान भगवान की वजह से होती है। फिर सूर्यदेव, सूर्यदेव जो है वो डार्कनेस को खत्म करके लाइट को स्प्रेड करते थे। सावित्री, इनको सोलर डीटी माना जाता था। और जो गायत्री मंत्र है जो कि ऋग्वेद के थर्ड मंडल में लिखा हुआ है वो इन्हीं के लिए लिखा गया है। अदिति, गॉडेस ऑफ इटर्निटी माना जाता था और मदर ऑफ गॉडेस भी अदिति को माना जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। फिर एक पृथ्वी नाम के गॉड, अर्थ गॉडेस। पृथ्वी नाम से ही क्लियर है। विष्णु भगवान अपने आप में बहुत बड़े भगवान माने जाते थे और आगे जाके तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी होंगे। मरुथस, मरुथस भगवान रुद्र के बेटे हुआ करते थे। मरुथस जो है वो भगवान रुद्र के बेटे हुआ करते थे और ये पर्सोनिफाई करते थे स्टॉर्म्स को। वायु, विंड गॉड नाम से क्लियर है। अश्विन्स जो हैं वो ट्विन गॉड्स होते थे वॉर और फर्टिलिटी के। अश्विन्स जो हैं वो वॉर और फर्टिलिटी के ट्विन गॉड्स हुआ करते थे। उषा, उषा जो है वो गॉडेस ऑफ डॉन होती थी। जो सुबह सुबह डॉन होती है उसकी गॉडेस माना जाता था उषा को। और उषा को लगभग ऋग्वेद में 300 बार मेंशन किया गया है। और लास्ट सिनीवली, सिनीवली जो है वो चिल्ड्रन, बच्चे जो पैदा होते थे उन बच्चों को पैदा करने के लिए सिनवली को गॉड माना जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो ये जो गॉड्स हैं इनमें सबको रटने की जरूरत नहीं है। इंद्र के बारे में याद रखो, अग्नि के बारे में याद रखो, वरुण के बारे में याद रखो, रुद्र के बारे में पढ़ लो। सावित्री, सावित्री इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो गायत्री मंत्र है वो इन्हीं को एट्रीब्यूट किया गया है। अदिति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको मदर ऑफ गॉड बुलाया जाता है। बाकी तो ये नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपको नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि किस गॉड के बारे में बातचीत हो रही है। अच्छा, एक तो मेन गॉड्स होते थे, कुछ डेमी गॉड्स भी देखने को मिलते थे, सेमी गॉड्स भी देखने को मिलते थे जो प्रॉपरली गॉड नहीं है लेकिन हाँ उनका जो स्टेटस है वो लगभग गॉड के बराबर है। डेमी गॉड्स कौन कौन से देखने को मिलते थे? एक गंधर्व देखने को मिलते थे। गंधर्व जो है वो डिवाइन म्यूजिशियंस हुआ करते थे। पहले भी गंधर्व के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो गंधर्व जो है वो डिवाइन म्यूजिशियंस हुआ करते थे। अप्सरा होती थी, अप्सरा जो है वो गॉड की मिस्ट्रेस होती थी। अप्सरा गॉड की मिस्ट्रेस होती थी। फिर विश्वादेव्स होते थे। विश्वादेव जो है वो इंटरमीडिएट डीटीज हुआ करते थे। गॉड और मैन के बीच में जो इंटरमीडिएट डीटीज हुआ करते थे उनको विश्वादेव बुलाया जाता था। और आर्यमान होते थे। आर्यमान जो है वो कॉम्पैक्ट्स के और मैरिजेस के गार्डियन हुआ करते थे। जो शादियां होती थी उनके गार्डियन के तौर पे किसको देखा जाता था? आर्यमान को देखा जाता था। तो डेमी गॉड्स की अगर बात करें तो गंधर्व होते थे जो कि डिवाइन म्यूजिशियंस हुआ करते थे। अप्सरा होती थी जो कि मिस्ट्रेस ऑफ गॉड होती थी। विश्वदेव होते थे जो कि इंटरमीडिएट डीटीज होते थे। और आर्यमान होते थे जो कि मैरिजेस के गार्डियन हुआ करते थे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको चीजें दिमाग में रजिस्टर हो रही होंगी। अच्छा,
ये जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान कुछ टर्म्स जो हैं वो पॉपुलरली देखने को मिलते थे। वो जो टर्म्स हैं इनको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं, हालांकि रटना नहीं लेकिन कभी कभार काम आ जाते हैं। पहला टर्म है गॉड होली। गॉड होली का मतलब होता था मेजर ऑफ टाइम। ये जो डस्क का टाइम होता था, ये जो शाम का टाइम होता था, उसको मेजर करने के लिए जो टर्म यूज होता था उसको क्या बोलते थे? उसको गॉड होली बोलते थे। एक टर्म होता था समगवा। समगवा जो है वो मॉर्निंग के लिए यूज किया जाता था। समगवा मॉर्निंग के लिए यूज किया जाता था और गॉड होली जो है वो डस्क के लिए यूज किया जाता था। गवयुति, गवयुति जो है ये टर्म यूज होता था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए गवयुति टर्म को यूज किया जाता था। दुहित्री, दुहित्री होती थी डॉटर्स हु मिल्क्स द काउज। गाय का दूध निकालने वाली जो डॉटर्स होती थी उनको दुहित्री बुलाया जाता था। गोत्र, गोत्र बेसिकली किनशिप यूनिट होती थी। आप किस गोत्र को बिलोंग करते हैं, किस यूनिट को आप बिलोंग करते हो, तो वो जो किनशिप यूनिट होती थी उसको क्या बुलाते थे? उसको गोत्र बुलाते थे। विश हमने पढ़ा हुआ है, विश किसको बुलाते थे? क्लेन को बुलाते थे। घन हमने पढ़ा हुआ है, घन किसको बुलाते थे? लीनिएज को बुलाते थे। और घन जो है वो हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में। ग्राम जो है वो विलेज को बुलाया जाता था। गौरी या फिर गवाला बफेलो को बुलाया जाता था। गौरी या फिर गवाला किसको बुलाया जाता था? बफेलो को बुलाया जाता था। गौजीत नाम से ही क्लियर है। गौजीत जो कि काउस को जीतता था, जो कि हीरो होता था, उसको गौजीत बुलाया जाता था। वैप, वैप किसे बुलाया जाता था? टू सो। फील्ड्स को जो सो किया जाता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको वैप बुलाया जाता था। सिरनी, सिरनी सिकल को बुलाया जाता था। जो खेत में काम करने के लिए सिकल होती थी उसको सिरनी बुलाया जाता था। क्षेत्र किसको बुलाया जाता था? जो फील्ड होता था, जो खेत होता था, उसको क्षेत्र बुलाया जाता था। उर्वारा, उर्वारा फर्टाइल फील्ड को बुलाया जाता था। जो फर्टाइल फील्ड होता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको उर्वारा बुलाया जाता था। धान्य, धान्य बुलाया जाता था सीरियल्स को। आजकल आपने टर्म सुना होगा धान। धान एक प्रकार की फसल होती है, वहां से शायद टर्म आ रहा है धान्य। धान्य बुलाया जाता था सीरियल्स को। घृता, घृता बुलाया जाता था बटर को, जो घी होता था उसको घृता बुलाया जाता था। सोम या फिर सूरा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सोम जो है वो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हुआ करती थी और बड़ी ही पॉपुलर हुआ करती थी। फिर गोघन, गोगन गेस्ट को बुलाया जाता था, जो गेस्ट होते थे उनको गोगन बुलाया जाता था। सीता, सीता वॉज द टर्म यूज टू फरो क्रिएटेड बाय प्लोइंग। हल के थ्रू जो फरोज बनाए जाते थे, हल लगने के बाद जो फरोज बनते हैं उनके लिए टर्म यूज किया जाता था सीता। इनफैक्ट सीता जी से कहानी भी एसोसिएटेड है कि ये एक फील्ड में मिली थी, तो शायद वहां से कहानी चल रही है कि जो सीता टर्म है ये यूज होता था फॉर द फरोज क्रिएटेड बाय प्लाउइंग। फिर एक टर्म है सीरी, यार्न के लिए टर्म यूज किया जाता था सीरी। और एक टर्म है तक्षण, जो कारपेंटर्स हुआ करते थे उनके लिए टर्म यूज किया जाता था तक्षण। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो सारे टर्म्स याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ कुछ को याद रखो, जैसे गॉड होली, डस्क के टाइम को मेजर करने के लिए गॉड होली टर्म को यूज किया जाता था। समगवा, मॉर्निंग टाइम के लिए टर्म यूज किया जाता था समगवा। गवयुति, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए टर्म यूज किया जाता था गवयुति। बाकी ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स ऑलरेडी आपको पता है। इसमें दुहित्री एक नया टर्म है। जो डॉटर्स काउस का दूध निकालती थी उनको दुहित्री बुलाया जाता था। फिर एक टर्म है गौरी या गवाला, बफेलो के लिए टर्म यूज किया जाता था गौरी। गौजीत नाम से ही क्लियर है, विनर ऑफ काउस को बुलाया जाता था। क्षेत्र अभी हमने पढ़ा है, जो फील्ड्स होते थे उनके लिए यूज किया जाता था। ये जो टर्म है उर्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्टाइल फील्ड्स होते थे उनको उर्वारा बुलाया जाता था। फिर एक टर्म है घृता, बटर के लिए टर्म यूज किया जाता था घृता। सोम अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टर्म, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हुआ करती थी। तक्षण, तक्षण जो है वो कारपेंटर के लिए टर्म यूज किया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इस पूरे सेशन को 4-5 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये जो छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं, तो इनको लाइटली नहीं लेना। 2-4 बार ढंग से रिवाइज करना और अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बड़े ढंग से बनाना, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए
तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाओ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।